नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपके अपने इस YouTube चैनल पे आप सबका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, हम वाक्य पढ़ रहे थे और वाक्य से संबंधित वाक्य की सामान्य जानकारी, वाक्य के कौन कौन से तत्व होते हैं, कौन कौन सी कसौटियाँ होती हैं, इनके बारे में पढ़ लिया था। और वाक्य के कौन से उद्देश्य होते हैं वो पढ़ लिए थे हमने, और क्रिया के आधार पर वाक्य के प्रकार हमने पढ़ लिए थे, जिसे कि हम वाच्य कहते हैं। आज का जो हमारा वीडियो है ये वाक्य के प्रकार से संबंधित है, और ये प्रकार है वाक्य का रचना के आधार पर वाक्य के प्रकार। और इस वीडियो में हम रचना के आधार पर जो वाक्य के प्रकार होते हैं इनको बहुत ही शॉर्ट रूप में पढ़ेंगे, बिल्कुल शॉर्ट रूप में पढ़ेंगे। और यदि आपकी ये हो कि हाँ शॉर्ट रूप में नहीं, मुझे विस्तृत रूप में पढ़ना है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कर देना, मैं आपको विस्तृत रूप में भी इसका वीडियो बनाकर डाल दूँगा। लेकिन आज यहाँ जो हम रचना के आधार पर जो प्रकार पढ़ेंगे, बिल्कुल शॉर्ट रूप में हम रचना के आधार पर वाक्य के प्रकार पढ़ेंगे। देखो, रचना के आधार पर जो वाक्य के प्रकार होते हैं मित्रों, तीन होते हैं। सबसे पहला जो आता है वो है सरल या साधारण। सरल या साधारण रचना के आधार पर वाक्य के तीन प्रकार होते हैं। सबसे पहला सरल या साधारण, दूसरा होता है संयुक्त, और तीसरा होता है मिश्र वाक्य। तीसरा क्या होता है? मिश्र वाक्य। देखो सबसे पहला सरल या साधारण, दूसरा संयुक्त, तीसरा मिश्र वाक्य। अगर आपको सीधा प्रश्न पूछा जाए, कई बार सीधा प्रश्न पूछ लेता है कि रचना के आधार पर, प्रयोग के आधार पर, बनावट के आधार पर वाक्य के कितने प्रकार होते हैं, तो तीन प्रकार होते हैं, सरल, साधारण, दूसरा संयुक्त और तीसरा मिश्र। वाक्य के प्रकार जो हैं वो तीन आधार पर किए जाते हैं। एक तो अर्थ के आधार पर किए जाते हैं, अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। दूसरा अपना रचना के आधार पर आ गया, बनावट के आधार पर आ गया, जिसके 3 भेद हैं जो अभी हम पढ़ रहे हैं। और एक और होता है क्रिया के आधार पर। क्रिया के आधार पर 3 प्रकार होते हैं, जिसे कि हम वाच्य कहते हैं, कर्तृवाच्य, क्रमवाच्य, भाववाच्य, जिसको हम पढ़ चुके हैं। अब यहाँ हम क्या पढ़ रहे हैं? रचना के आधार पर, बनावट के आधार पर वाक्य के प्रकार। देखो, सरल या साधारण वाक्य किसे कहते हैं? जिस वाक्य में एक उद्देश्य, जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय हो, जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय हो, वो क्या कहलाएगा? सरल या साधारण कहलाएगा। या हम कह सकते हैं मुख्य क्रिया जो है वो एक ही हो, मुख्य क्रिया एक ही। जिस वाक्य की मुख्य क्रिया एक ही होती है वो भी क्या कहलाता है? सरल या साधारण कहलाता है। जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय होता है वो भी क्या कहलाता है? सरल या साधारण वाक्य ही कहलाता है। दूसरा क्या है? संयुक्त। संयुक्त में क्या होता है? संयुक्त में देखिए, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक साधारण वाक्य, साधारण वाक्य, या तो क्या होंगे? दो या दो से अधिक साधारण वाक्य होंगे। यहां देखिए, ये वाले साधारण वाक्य इसमें होंगे और वो किसी न किसी योजक के द्वारा जुड़े हुए होंगे। भाई देखो, मैंने क्या लिखा? दो या दो से अधिक साधारण वाक्य। इसका मतलब ये वाला जो वाक्य है वो इसमें आएगा, एक नहीं आएगा, एक से अधिक आएगा। यानी दो हो सकते हैं, दो से अधिक हो सकते हैं। तो ये वाला जो सरल या साधारण वाक्य है, ये जहां भी दो बार आ जाए, दो बार से अधिक बार आ जाए, और वो किसी योजक के द्वारा जुड़े हुए हों, और ये किसके द्वारा जुड़े हुए हों? किसी योजक के द्वारा जुड़े हों, योजक के द्वारा जुड़े हों, तो उसे हम क्या कहेंगे? संयुक्त वाक्य कहेंगे। जरूरी नहीं कि साधारण वाक्य हो, प्रधान उपवाक्य भी हो सकता है। यानी दो या दो से अधिक प्रधान उपवाक्य किसी योजक के द्वारा जुड़े हैं, वो भी संयुक्त कहलाएंगे। अब मिश्र में क्या होगा? मिश्र में एक तो प्रधान उपवाक्य होगा, एक तो होगा प्रधान उपवाक्य, और एक प्रधान उपवाक्य जो है, इसके अलावा देखो क्या होगा? इसके अलावा होगा एक से अधिक, एक से अधिक आश्रित उपवाक्य होंगे, एक से अधिक आश्रित उपवाक्य। एक प्रधान उपवाक्य
और एक से अधिक क्या होंगे, आश्रित उपवाक्य होंगे, उसे हम क्या कहेंगे, मिश्र वाक्य कहेंगे। ये भी किसके द्वारा जुड़े होंगे, ये भी किसी न किसी योजक के द्वारा जुड़े हुए होंगे, और ये संयुक्त वाक्य भी किसी योजक के द्वारा जुड़ा हुआ होगा। संयुक्त वाक्य के योजक कौन कौन से होते हैं, देखिए संयुक्त वाक्य के योजक और, तथा, वह, एवं, लेकिन, किंतु, परंतु, अर्थात, इसलिए, अथवा, बल्कि, ये सभी योजक तो किस में आएंगे, संयुक्त में। और मिश्र वाक्य वाले जो योजक होंगे, मिश्र वाक्य वाले योजक होंगे, देखो एक तो छोटी की, उद्धरण चिन्ह, इसके अलावा यदि तो, इसके अलावा ज्यों ही त्यों ही, ज्यों ही त्यों ही, इसके अलावा हम कह सकते हैं जब तक, जब तब भी हो सकता है। एक योजक जो भी होता है, जो योजक के द्वारा जुड़े हुए हों, ज्यों ही त्यों ही हो गया, इसके अलावा यद्यपि तथापि हो गया, यहाँ वहाँ हो गया, ये सभी योजक किस में आएंगे, मिश्र में आएंगे। तो मैंने आपके सामने शॉर्ट रूप में तीनों को पहचानने का तरीका रख दिया। सरल या साधारण में एक उद्देश्य और एक विधेय होगा। संयुक्त में क्या होगा कि संयुक्त में ये योजक आपको पहचानने हैं, और आना चाहिए, तथा आना चाहिए, वह आना चाहिए, एवं आना चाहिए, लेकिन, किंतु, परंतु, अर्थात, इसलिए, अथवा, बल्कि, या भी हो सकता है, न भी हो सकता है। और मिश्र वाक्य में क्या होगा, की होगा, उद्धरण चिन्ह होगा, यदि तो होगा, ज्यों ही त्यों ही होगा, जब तक होगा, जो होगा, इसके अलावा जितना उतना होगा, सो होगा, या हम ये कह सकते हैं ज्यों ज्यों त्यों त्यों। तो ये सभी योजक किस में आएंगे, मिश्र वाक्य में आएंगे। अब हम इन तीनों को उदाहरणों के माध्यम से तीनों की क्या करते हैं, तुलना करते हैं। देखिए मैंने लिखा राम पुस्तक पढ़ता है, राम पुस्तक पढ़ता है। इसमें तो कोई योजक नहीं आ रहा ना भाई, मैंने संयुक्त में लिखा है ये योजक आएंगे तभी वो संयुक्त होगा। मिश्र में लिखा है मैंने ये योजक आएंगे तभी वो क्या होगा, मिश्र होगा। लेकिन इसमें तो कोई योजक नहीं आ रहा, तो देखना ही नहीं। आपको क्या करना है, सीधा सरल या साधारण करना है। सीधा क्या करना है आपको, सरल या साधारण करना है। अब देखिए इसमें अगर आप ऐसे पहचान कर करते हैं कि हम इसमें ये पहचाने कि एक उद्देश्य और एक विधेय है क्या, बिल्कुल। राम क्या है, उद्देश्य है। वाक्य में राम के बारे में कहा जाता है, कहा जा रहा है, और हमने पढ़ाया वाक्य में जिसके बारे में कहा जाए वो उद्देश्य होता है, और उद्देश्य के विषय में जो कहा जाए वो क्या होता है, विधेय होता है। तो देख लीजिए ये क्या हो गया, विधेय हो गया। इस वाक्य में एक उद्देश्य है और एक विधेय है। एक उद्देश्य और एक विधेय होने के कारण ये किस में रखा गया, सरल या साधारण वाक्य में रखा गया। और उदाहरण के द्वारा समझे। अब तीनों को मैं उदाहरणों के माध्यम से तुलना करते हुए समझा रहा हूँ। तीनों को हम क्या कर रहे हैं, उदाहरणों के माध्यम से तुलना करते हुए समझ रहे हैं। केवल पहचानने का शॉर्ट रूप में इतना ही तरीका याद रख लेना, ये वाले योजक आ जाए संयुक्त में कर देना, ये वाले योजक आ जाए जहाँ भी एक साथ दो योजकों का प्रयोग होता है। एक साथ दो योजक हमेशा मिश्र वाक्य में आते हैं, कभी भी संयुक्त में नहीं आते हैं और कभी भी सरल में नहीं आते हैं। हमेशा ये बात ध्यान रखना, मिश्र वाक्य में एक जो योजक आता है वो की आता है, उद्धरण चिन्ह आता है, और एक क्योंकि आता है। एक क्या आता है, क्योंकि आता है, और एक जो वाला और जो का अन्य जो रूप होते हैं जैसे जिसका, जिसकी, जितना, उतना, ये सभी किसमें, जो वाले में आते हैं। अब उदाहरण के द्वारा और समझे। राम और श्याम, राम और श्याम खेल रहे हैं। अब आपके दिमाग में आया होगा कि यहाँ तो क्या हो गया, और आ गया, और आ गया तो हम इसको संयुक्त में कर दें। लेकिन ध्यान रखना यहाँ और का प्रयोग मैंने क्या लिखा है, यहाँ दो या दो से अधिक साधारण वाक्य होने चाहिए और साधारण वाक्य जुड़े हुए होने चाहिए। यहाँ क्या है, राम भी एक पद है, वाक्य में प्रयोग हो गया तो ये पद है। श्याम भी एक क्या है, ये पद है। अब इन दोनों पदों को जोड़ने के लिए किसका प्रयोग किया गया है, और का प्रयोग किया गया है, न कि और का प्रयोग दो
वाक्य यानी दो साधारण वाक्यों को जोड़ने के लिए किया जा रहा है। यहाँ और का प्रयोग दो पदों को जोड़ने के लिए किया जा रहा है, और जहाँ भी और का प्रयोग दो पदों को जोड़ने के लिए किया जाता है वो भी क्या होता है, सरल या साधारण वाक्य ही होता है। और यदि और का प्रयोग वाक्यों को जोड़ने के लिए किया जा रहा है तब वो किस में रखा जाएगा, तब वो संयुक्त में रखा जाएगा। अब इसमें हम पहचाने कि एक उद्देश्य एक विधेय है क्या, देख लीजिए। वाक्य में राम और श्याम के बारे में कहा गया, तो राम और श्याम क्या हो गए, उद्देश्य हो गए। राम और श्याम के बारे में क्या कहा गया, खेल रहे हैं, तो ये क्या हो गया, विधेय हो गया। तो ये उद्देश्य ये विधेय, एक उद्देश्य और एक विधेय आ रहा है तो किस में रख देंगे, सरल या साधारण में रख देंगे। और उदाहरण के द्वारा समझें, जैसे देखिए शीत प्रदेशों में रहने वाली गायें अधिक दूध देती हैं। यह है वाक्य, शीत प्रदेशों में रहने वाली गायें अधिक दूध देती हैं। यहाँ आपको कहीं भी दिख रहा है क्या, और, तथा, वह, एवं, लेकिन, किंतु, परंतु, अर्थात, इसलिए, अथवा, बल्कि, या इनमें से कोई योजक आ रहा हो, की आया हो, उद्धरण चिन्ह आया हो, यदि तो आया हो, क्योंकि आया हो, जो ही त्यों ही आया हो, जब तक आया हो, जब जहाँ तहाँ आया हो, जो आया हो, कहीं भी आ रहा है क्या इस वाक्य में, कहीं नहीं आ रहे ना। इसका मतलब कुछ भी देखने की आवश्यकता नहीं है, इसका मतलब ये क्या होगा, सरल वाक्य होगा। इसका मतलब ये वाला जो वाक्य है वो किस में रखा जाएगा, सरल वाक्य में रखा जाएगा, कभी भी संयुक्त में रखा नहीं जाएगा। अब यहाँ देखिए, वैसे पहचाने हम तो यहाँ इस वाक्य में किसके बारे में कहा गया, गाय के बारे में कहा जा रहा है। किसके बारे में, गाय के बारे में कहा जा रहा है। तो ये यहाँ तक क्या हो गया, इस वाक्य का उद्देश्य हो गया। उद्देश्य को हम पढ़ चुके हैं। उद्देश्य को कैसे पहचानते हैं, वाक्य में जिसके बारे में कहा जाए वो उद्देश्य होता है। गाय के बारे में कहा जा रहा है तो उद्देश्य हो गया, गाय कर्ता है, और इससे पहले जो आ रहा है वो कर्ता का विस्तार है। तो ये कर्ता का विस्तार और कर्ता किस में शामिल होते हैं, उद्देश्य में शामिल होते हैं। उद्देश्य के विषय में क्या कहा गया, अधिक दूध देती हैं, तो ये क्या हो गया, विधेय हो गया। और जहाँ एक उद्देश्य और एक विधेय होता है वो कौन सा वाक्य होता है, वो सरल या साधारण वाक्य होता है। तो देख लीजिए ये भी क्या है, सरल या साधारण है। अब इतना देखने की आवश्यकता नहीं है, उद्देश्य और विधेय देखने की आवश्यकता नहीं है। अरे सीधा सीधा देखो, और, तथा, वह, एवं, लेकिन, किंतु, परंतु, की, उद्धरण चिन्ह, यदि तो, क्योंकि, जो ही तो ही, इनका प्रयोग हो रहा है क्या, नहीं हो रहा। तो सीधी सी बात है, सरल या साधारण वाक्य होगा। इसके अलावा और उदाहरण के माध्यम से समझे। और उदाहरण है जैसे श्याम यहाँ आएगा और मोहन वहाँ जाएगा। उदाहरण लिखा हुआ है आपके सामने, श्याम यहाँ आएगा और मोहन वहाँ जाएगा। अब यहाँ देखिए, और आ गया ना, और आ गया, और आते ही आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि संयुक्त हो सकता है ये। अब ये देखो कि जो और का प्रयोग है, क्या ये दो साधारण वाक्यों को जोड़ने के लिए हुआ है, क्या और का प्रयोग दो उपवाक्य हैं जो प्रधान उपवाक्य हैं उनको जोड़ने के लिए हुआ है। अब देख लीजिए, यहाँ श्याम यहाँ आएगा, एक तो वाक्य ये हो गया, एक वाक्य हो गया मोहन वहाँ जाएगा। इसकी जो क्रिया, देखो मैंने लिखा था मुख्य क्रिया एक होती है, इसकी क्रिया आएगा है, इसकी क्रिया जाएगा है। जबकि सरल या साधारण वाक्य में तो मुख्य क्रिया एक ही होती है, यहाँ तो अलग अलग क्रिया आ रही है, जाएगा, आएगा, तो क्रिया अलग अलग हो गई। और ये एक साधारण वाक्य है और ये भी एक क्या है, साधारण वाक्य है। और जहां एक से अधिक साधारण वाक्य हो, मैंने लिखा है दो या दो से अधिक साधारण वाक्य किसी योजक के माध्यम से जुड़े हुए हों, एक ये रहा साधारण वाक्य, एक ये रहा साधारण वाक्य, ये किसी योजक के द्वारा और के द्वारा जुड़े हुए हैं, तो सीधी सी बात है कि क्या होगा, संयुक्त वाक्य होगा। साधारण वाक्य को कैसे पहचाना, देख लीजिए। इस वाक्य में किसके बारे में कहा गया, श्याम के बारे में कहा गया, तो श्याम क्या हो गया, उद्देश्य। क्या कहा गया श्याम के बारे में, यहाँ आएगा, तो ये क्या हो गया, विधेय। अब यहाँ देखिए, मोहन वहाँ जाएगा, इस वाक्य में मोहन के बारे में कहा गया, तो मोहन क्या हो गया, उद्देश्य।
क्या कहा गया, वहां जाएगा, तो ये क्या हो गया, विधेय। अब देख लीजिए इस वाक्य में तो दो तो उद्देश्य आ रहे हैं और दो क्या आ रहे हैं, विधेय आ रहे हैं। जबकि सरल या साधारण में तो एक उद्देश्य और एक विधेय होता है, यहाँ तो दो उद्देश्य और दो विधेय आ रहे हैं। तो किस में रखेंगे, संयुक्त में रखेंगे। किस में रखेंगे, संयुक्त वाक्य में रखेंगे। एक और इसमें ये ध्यान रख सकते हैं कि संयुक्त वाक्य जो होता है उसमें जो साधारण वाक्य दिए हुए हैं या जो उपवाक्य दिए हुए हैं वो एक दूसरे के ऊपर आश्रित नहीं होते हैं। उनमें से किसी भी एक वाक्य को हटा देंगे तो जो शेष बचेगा, उस शेष बचेगा वो वाक्य उसके बिना अपना पूरा अर्थ देगा। जिसको हमने हटा दिया, उसको हटाने से जो शेष रहेगा उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैसे मैंने यहाँ से इसको हटा दिया, मोहन वहाँ जाएगा, इसको हटा दिया। अब देखिए श्याम यहाँ आएगा, अपना पूरा अर्थ दे रहा है। इसको अपना पूरा अर्थ देने के लिए इस वाक्य की जरूरत नहीं है। तो ये जो यानी संयुक्त वाक्य जो होता है, इसमें जो साधारण वाक्य दिए हुए होते हैं वो एक दूसरे के ऊपर कभी भी आश्रित नहीं होते हैं। ये हमेशा क्या होते हैं, स्वतंत्र होते हैं, अपना स्वतंत्र अर्थ देते हैं। आश्रित का मतलब है, आश्रित का मतलब होता है वो वाक्य, यानी किसी भी एक वाक्य को हटाएंगे तो जो शेष बचेगा वो अपना पूरा अर्थ नहीं देगा। आश्रित का मतलब क्या होता है कि जैसे हमने इस वाक्य को हटा दिया यहाँ से, तो जैसे हमने इस वाक्य को यहाँ से हटाया, राम यहाँ आएगा, ये अपना पूरा अर्थ दे रहा है। ये अपना क्या कर रहा है, पूरा अर्थ दे रहा है। इसको अपना अर्थ देने के लिए इसकी आवश्यकता नहीं पड़ी। इसको हमने हटाया तो इसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तो ऐसी स्थिति यानी संयुक्त वाक्य में जो साधारण वाक्य होते हैं वो एक दूसरे के ऊपर क्या नहीं होते हैं, आश्रित नहीं होते हैं, ये स्वतंत्र होते हैं। अगर एक को भी हटा दें और ये पूरा अर्थ नहीं दे, इसका मतलब ये एक दूसरे के ऊपर आश्रित हैं। और ऐसी स्थिति में उनको किस में रखा जाएगा, मिश्र वाक्य में रखा जाएगा। किस में रखा जाएगा, मिश्र वाक्य में रखा जाएगा। और उदाहरणों के द्वारा समझें। जैसे देखो, दानी लोग भूखों को भोजन, दानी लोग भूखों को भोजन व नंगों को वस्त्र देते हैं। मैंने उदाहरण लिखा, दानी लोग भूखों को भोजन व नंगों को वस्त्र देते हैं। अब या वह के स्थान पे मैं और ले लेता हूँ तो और अच्छी प्रकार से समझ में आएगा। और दानी लोग भूखों को भोजन और नंगों को वस्त्र देते हैं। अब इसमें देखो आपके दिमाग में क्या आएगा कि आपके दिमाग में आएगा इसमें और आ गया और आ रहा है। देखो एक तो इतना लंबा वाक्य इसके इधर आ रहा है, इधर भी लंबा वाक्य आ रहा है, तो ये तो संयुक्त है भाई। लेकिन नहीं, ये संयुक्त नहीं है, और का प्रयोग हो रहा है इसमें। तभी तो आप क्या पढ़ते हैं कि जहाँ भी दो साधारण वाक्यों को जोड़ने के लिए और का प्रयोग हो, वाक्य लंबा हो और जहाँ आ जाए बीच में, वो क्या होता है, वो संयुक्त होता है। लेकिन वहाँ ये भी आपको देखना पड़ेगा कि जो और का प्रयोग हुआ है, ये और का प्रयोग शब्दों को जोड़ने के लिए, पदों को जोड़ने के लिए हुआ है, या वाक्यों को जोड़ने के लिए हुआ है, या उपवाक्यों को जोड़ने के लिए हुआ है, ये भी आपको देखना पड़ेगा। तो यहाँ जो और का प्रयोग है, ये और का प्रयोग तो यहाँ पदों को जोड़ने के लिए आ रहा है। यहाँ देखो इस वाक्य में, पूरे वाक्य में क्रिया देखो, देखो दानी लोग भूखों को भोजन और नंगों को वस्त्र देते हैं। साहब पूरा वाक्य आपके सामने लिखा हुआ है। इस पूरे वाक्य में क्रिया कहाँ आ रही है, दानी लोग भूखों को भोजन और नंगों को वस्त्र देते हैं। मुझे तो यही लग रही है क्रिया भाई, देना ही क्रिया लग रही है, और बाकी इधर कोई भी क्रिया नहीं आ रही है। और हमने क्या पढ़ा है, एक क्रिया यानी मुख्य क्रिया जहाँ होती है वो सरल या साधारण होता है। तो इसमें तो क्रिया एक ही आ रही है, मुख्य क्रिया, तो यहाँ तो ये तो सरल या साधारण होगा। और वैसे देखो अब इसमें उद्देश्य क्या है और विधेय क्या है, पहचानो। वाक्य में किसके बारे में कहा गया, वाक्य में दानी लोगों के बारे में कहा गया। तो जब दानी लोगों के बारे में कहा गया तो उद्देश्य हो गया। भाई हम क्या पढ़ते हैं, जिसके बारे में कुछ कहा जाए वो उद्देश्य होता है, पढ़ा है हमने।
तो ये दानी लोग क्या हो गया, उद्देश्य हो गया। अब उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाए वो विधेय होता है। तो दानी लोगों के बारे में क्या कहा गया, भूखों को भोजन और नंगों को वस्त्र देते हैं। इसका मतलब ये क्या है, पूरा का पूरा, ये पूरा का पूरा विधेय है। ये क्या है, पूरा का पूरा विधेय है। अब यहाँ देखो एक उद्देश्य आ रहा है और एक विधेय आ रहा है। जहाँ एक उद्देश्य होता है, एक विधेय होता है, वो कौन सा वाक्य होता है, सरल या साधारण वाक्य होता है। और हम क्या करते हैं और देखते हैं ये कितना लंबा वाक्य हो गया, इधर भी ये कितना लंबा वाक्य हो गया, ये तो संयुक्त हो जाएगा। अरे वैसे ही देखो इस वाक्य की मुख्य क्रिया तो एक ही आ रही है, इस वाक्य की मुख्य क्रिया तो क्या है, एक ही है। तो इसको यानी आपने उद्देश्य और विधेय के आधार पर देखकर पहचानेंगे, और को देखते ही उत्तर नहीं दे देंगे। और दिख जाए तो आपको ये भी देखना है कि जो और का प्रयोग हुआ है वाक्य लंबा है, तो इधर भी कोई क्रिया आ रही है और इधर भी कोई क्रिया आ रही है। दोनों तरफ क्या आनी चाहिए, क्रिया आनी चाहिए। दोनों तरफ क्रिया जब आएगी तभी वो क्या होगा, संयुक्त होगा। जैसे देखो और उदाहरणों के द्वारा आप इसको समझ सकते हैं। जैसे मैं आगे चलता गया और वह पीछे रह गया। मैं आगे चलता गया और वह पीछे रह गया। और का प्रयोग हुआ या नहीं हुआ, और का प्रयोग हो रहा है ना। लेकिन इधर देखो गया गया क्रिया आ रही है, गुरुजी दोनों तरफ समान क्रिया है, इधर भी गया क्रिया और इधर भी गया क्रिया आ रही है। लेकिन यहाँ देखो चलता गया, रह गया, चलता गया, रह गया, क्रिया में अंतर समझ में आया होगा। इधर भी क्रिया अलग, इधर भी क्रिया क्या आ रही है, अलग आ रही है। और वैसे भी देखें तो यहाँ देखो और जहाँ आ रहा है, एक बार उस और के और इधर वाले भाग को और इधर वाले भाग को ऐसे कर लेंगे। अब यहाँ देखो मैं आगे चलता गया, इस वाक्य में उद्देश्य देखो क्या है, इस वाक्य में उद्देश्य है मैं, इस वाक्य में उद्देश्य क्या है, मैं। इसके बारे में क्या कहा गया, आगे चलता गया, तो ये क्या हो गया, विधेय। इसमें उद्देश्य क्या है, वह क्या है, उद्देश्य। उद्देश्य के बारे में क्या कहा गया, पीछे रह गया, विधेय। तो इसमें तो एक दो उद्देश्य आ रहे हैं और दो विधेय आ रहे हैं। और जहां एक से अधिक उद्देश्य आ जाए, एक से अधिक विधेय आ जाए, वो किस में शामिल होता है, वो संयुक्त में शामिल होता है। तो यहाँ तो एक ये भी साधारण वाक्य है और ये भी साधारण वाक्य है। इस साधारण वाक्य को हमने किससे जोड़ा है, और से जोड़ा है। अब इसके बाद में हम देखते हैं मिश्र वाक्य से संबंधित उदाहरण। तीनों का तुलनात्मक अध्ययन पढ़ रहे हैं भाई हम। जैसे देखो माता जी ने कहा कि वह बीमार है। माता जी ने कहा कि वह बीमार है, बीच में क्या आ गया, कि आ गया ना। अब यहाँ आपको उद्देश्य और विधेय देखने की आवश्यकता नहीं है, बस सीधा आप तो ये देखना है कि जहाँ भी आ जाए, दो उपवाक्यों के बीच में जहाँ भी की आ जाए, मिश्र वाक्य करना है। कभी भी सरल नहीं होगा, कभी भी संयुक्त नहीं होगा। बिल्कुल भी आगे आपको फिर कुछ भी देखने की आवश्यकता नहीं है, कि दिख गया आप तो मिश्र में कर देंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है इससे संबंधित। अब इसमें देखो प्रधान उपवाक्य कौन सा है और आश्रित उपवाक्य कौन सा है। देखो माताजी ने कहा, ये तो क्या है, प्रधान, और वह बीमार है, ये क्या है, आश्रित। और हमने क्या देखा था, एक प्रधान उपवाक्य, माताजी ने कहा एक प्रधान उपवाक्य है, एक से अधिक आश्रित उपवाक्य। ये प्रधान उपवाक्य किसके ऊपर आश्रित है, वह बीमार है के ऊपर आश्रित है, और ये किसी योजक से जुड़ा हुआ है, वो ही क्या होता है, मिश्र वाक्य होता है। आश्रित उपवाक्य एक से अधिक भी हो सकते हैं। माताजी ने कहा कि वह बीमार है, उसने दवाई ली है, तो आगे और जुड़ गया।
अब ये प्रधान हो गया और ये क्या हो गया, आश्रित। और मिश्र को पहचानना बिल्कुल सरल ही बता दिया है कि की आ गया तो आप कैसे पहचान लेंगे कि ये क्या है, मिश्र वाक्य है। अब इसके बाद में देखो और उदाहरण, जो बालक कल आया था वह मेरा भाई था, वह मेरा भाई था। उदाहरण लिखा मैंने, क्या आ गया, जो आ गया ना। मैंने नहीं बताया आपको अभी तक कि सरल या साधारण वाक्य में जो आएगा, मैंने अभी तक नहीं बताया आपको कि संयुक्त में जो आएगा क्या। अरे जो का प्रयोग केवल और केवल किस में होता है, मिश्र वाक्य में होता है, अन्य किसी में नहीं होता है। तो यहाँ भी ये किस में रखा जाएगा, मिश्र वाक्य में ही रखा जाएगा। जैसे और उदाहरण, जब मैं घर गया तब बरसात बंद हो चुकी थी, बंद हो चुकी थी। कौन सा वाक्य है रे, जब तब, जब तब आ गया। तो ध्यान दें, जब तब भी हो सकता है, जब तक भी हो सकता है। जब तक मैं घर पहुंचा तब तक बरसात बंद हो चुकी थी, तो दोनों में से कोई सा भी आ जाए, जब आ गया तब आ गया। और ऐसा यानी जब और तब केवल और केवल किस में आता है, मिश्र में आता है, न तो संयुक्त में आता है, न ही सरल और साधारण में आता है। तो इस प्रकार से मिश्र वाक्य को तो पहचानना बिल्कुल सरल है। इसी के साथ साथ मैं आपको देखो, जो आश्रित उपवाक्य होता है, आश्रित उपवाक्य, आश्रित उपवाक्य, इसके 3 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं, 3 प्रकार होते हैं। और कई बार यहाँ से भी प्रश्न पूछ लेता है। प्रधान उपवाक्य का कोई भेद नहीं है, लेकिन आश्रित उपवाक्य के 3 प्रकार होते हैं। पहला संज्ञा आश्रित, दूसरा विशेषण आश्रित, तीसरा क्रिया विशेषण आश्रित, क्रिया विशेषण आश्रित। संज्ञा आश्रित को कैसे पहचानेंगे, की आना चाहिए और उद्धरण चिन्ह आना चाहिए। की और उद्धरण चिन्ह जहां भी आ जाएगा वो संज्ञा आश्रित उपवाक्य होगा। विशेषण आश्रित जो आ जाए और जो का अन्य कोई रूप आ जाए, अन्य रूप भी आ जाए, जैसे जिसका, जिसकी, जिसके, जिन्होंने, जिन पर, जिन, जिसमें, ये सभी क्या है, जो के रूप हैं। जो का कोई रूप आ जाए या जो आ जाए या जो का कोई रूप आ जाए, विशेषण आश्रित उपवाक्य होगा। बाकी शेष योजक जो आ जाए, शेष रहे योजक हमेशा किस में शामिल होंगे, क्रिया विशेषण में शामिल होंगे। की उद्धरण चिन्ह संज्ञा आश्रित, जो का अन्य कोई रूप विशेषण आश्रित, बाकी सभी योजक किस में शामिल होंगे, क्रिया विशेषण में शामिल होंगे। जैसे यदि तुम मेहनत करोगे, यदि तुम मेहनत करोगे तो सफल हो जाओगे, तो सफल हो जाओगे। ये आ रहा है, आपने पहचान लिया ये कि मिश्र वाक्य है। क्यों पहचाना, क्योंकि यदि तो आ रहा है और यदि तो का प्रयोग केवल मिश्र में होता है, न तो सरल में होता है, न ही संयुक्त में होता है। बिल्कुल सही बात है आपकी कि ये क्या है, मिश्र वाक्य है। लेकिन अब आपको ये देखना है कि यहाँ संज्ञा आश्रित उपवाक्य का प्रयोग हुआ है, विशेषण आश्रित उपवाक्य का प्रयोग हुआ है, या क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य का प्रयोग हुआ है। तो मैंने क्या कहा, की और उद्धरण चिन्ह आ जाए तो संज्ञा आश्रित, कहीं भी की और उद्धरण चिन्ह नहीं आ रहा ना। फिर मैंने कहा विशेषण में जो या जो का अन्य कोई रूप, जो या जो का अन्य कोई रूप नहीं आ रहा, इसका मतलब विशेषण भी नहीं है। शेष रहे योजक किस में आते हैं, क्रिया विशेषण में। तो यहाँ तो यदि तो आ रहा है तो ये किस में रखा जाएगा, क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य में रखा जाएगा। जैसे और उदाहरण, महात्मा गांधी ने कहा कि सदा सत्य बोलो। महात्मा गांधी ने कहा कि सदा सत्य बोलो। हमने पढ़ा है एक प्रधान होगा, एक से अधिक आश्रित उपवाक्य होगा,
महात्मा गांधी ने कहा कि सदा सत्य बोलो, बुरा मत देखो, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो। आगे कितने भी आश्रित उपवाक्य लिख सकते हैं हम, तो एक से अधिक आश्रित उपवाक्य हो जाएंगे। अब यहाँ देखो क्या आ गया, की आ गया। सबसे पहली बात तो कि ये मिश्र वाक्य है। कैसे पहचाना आपने मिश्र वाक्य है? क्योंकि की आ गया इसमें, इसलिए ये क्या है, मिश्र वाक्य है। अब संज्ञा आश्रित है, विशेषण आश्रित है, क्रिया विशेषण आश्रित है, तो आपने पहचान लिया कि संज्ञा आश्रित है। क्यों है संज्ञा आश्रित? क्योंकि किसका प्रयोग हुआ है, की का प्रयोग हुआ है, की योजक का प्रयोग हुआ है, इसलिए ये किस में रखा जाएगा, संज्ञा आश्रित में रखा जाएगा। इस प्रकार से हम रचना के आधार पर जो वाक्य है उसको क्या कर सकते हैं, पहचान सकते हैं। बहुत ही शॉर्ट रूप में आपको इस वीडियो में बताया गया है मित्रों। आशा करता हूं कि आपका जो प्रश्न आएगा, एक बार यदि आपने इसको देख लिया तो आपका प्रश्न गलत नहीं होगा। देखने के बाद में इससे संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न निकालें और फिर ये आप आकलन करें कि हाँ, मैंने जो देखा है इसमें, मैंने जो देखा उसके द्वारा मेरे प्रश्न सही हो रहे हैं या गलत हो रहे हैं। भाई आपने इस वीडियो को देखा, वीडियो को देखने के बाद में आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकाल रहे हैं। यदि आपके वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सही हो रहे हैं, इसका मतलब शॉर्ट रूप में हमने जो पढ़ा है वो बहुत बढ़िया है। तो मित्रों, आशा करता हूँ आप सभी यानी स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। ईश्वर से यही प्रार्थना करूँगा कि आपने जो सपने देख रखे हैं वो आपके सपने पूरे हों और इस संसार की सभी प्रकार की जो खुशियाँ हैं वो सभी प्रकार की खुशियाँ आपको मिलें। धन्यवाद मित्रों।